हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। क्लाइमेटोलॉजी के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है वर्षण, प्रेसिपिटेशन। पिछली क्लास में हमने आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के विषय में और क्लाउड्स फॉर्मेशन के विषय में डिस्कस किया था। क्लाइमेटोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। वर्षण और वर्षा दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी हम इस क्लास में क्लियर करेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या है और रेनफॉल क्या है। प्रेसिपिटेशन कई प्रकार का होता है, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है डिटेल में। प्री और मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसमें जितने भी टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अलग अलग क्लासेस में। तो सबसे पहले हम ये समझें कि वर्षण है क्या। जब पीछे की क्लासेज आप पढ़ रहे थे तो आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा था कि जो भी जल स्रोत होते हैं पृथ्वी पर, वहाँ से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो जल है वो वाष्प के रूप में तब्दील होकर के वायु में मिश्रित होता रहता है। उसी को हम आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। हर एक एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा जो है वो अलग अलग हो सकती है, वो स्थान और वहाँ के टेम्परेचर आदि कारणों पर निर्भर करता है। ये भी चीज़ें आपने देखी थी। जब भी कभी वर्षण होगा तो वो हमेशा ह्यूमिडिटी से ही होगा, यानी कि अगर हवा में नमी है तभी वर्षण होगा। अगर हवा में नमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो वर्षण संभव नहीं है। यानी कि वर्षण होने के लिए, प्रेसिपिटेशन होने के लिए ह्यूमिडिटी का यानी जल वाष्प का हवा में होना अनिवार्य तत्व है। सबसे पहले हम देखें वर्षण किसको कहते हैं, क्या चीज़ है वर्षण। तो अगर हम जल वाष्प की बात करें तो वायु में जल वाष्प होती है। तो एक लाइन में यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेसिपिटेशन क्या है, तो सरल शब्दों में आप समझाएंगे कि वायु में जो नमी होती है यानी जो जल वाष्प होती है, वही जल वाष्प जब ठंडी होकर के यानी कंडेंस होती है, संघनित होती है, फिर वो किन किन चीज़ों में तब्दील हो सकती है। या तो वो जल के रूप में तब्दील हो जाएगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया है तो स्नो बन जाएगी यानी बर्फ़ बन जाएगी, या फिर और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो ठोस आइस के टुकड़े बन जाएंगे और वो सब जो है वायुमंडल में नीचे गिरना प्रारंभ हो जाएंगे। उसी को हम प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहते हैं। यानी कि आपने ये देखा कि जल वाष्प ही जब गैस, द्रव या ठोस के रूप में वायु से पृथक होकर के गिरने लगती है वापस नीचे, तो उसे वर्षण कहा जाता है। वर्षण कई तरीके से हो सकता है, ये निर्भर करता है कि तापमान कितना गिरा है, कितना डाउन हुआ है। एक तो गैसियस फॉर्म में हो सकता है। इसको गैसियस फॉर्म में होने के लिए क्या होता है, जो कंडेंसेशन की रेट है वो बहुत स्लो होती है, इसीलिए पूरी तरीके से द्रव नहीं बन पाता है और ठोस नहीं बन पाता है, तो ये गैसियस स्टेट रहती है। अब इसको गैसियस बिल्कुल गैस नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको गैसियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन जो है वो लिक्विड नहीं है। लिक्विड की बूंदें उनसे छोटी बूंदें हैं, इसीलिए ये तैरती रहती हैं, तो इसको गैसियस फॉर्म कहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि लिक्विड के रूप में यानी द्रव के रूप में बरसने लगे, तो उसे हम कहते हैं द्रव के रूप में प्रेसिपिटेशन होना यानी रेनफॉल होना, वर्षा जिसको कहते हो। तो आप ये भी समझ गए कि प्रेसिपिटेशन का एक रूप है वर्षा। जब द्रव रूप में प्रेसिपिटेशन होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। तीसरा तरीका हो सकता है ठोस, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए हवा का, तो उसमें जो जल वाष्प है वो ठोस रूप में बदल जाएगी और वो भी नीचे गिरेगी, तो उसे हम ठोस वर्षा कहते हैं यानी सॉलिड स्टेट में। और ये तब होता है जब कंडेंसेशन बहुत हाई स्पीड में होता है यानी कूलिंग बहुत तेज़ होती है। तो तीनों में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, ये निर्भर करता है कि कूलिंग कितनी हुई है, कितनी स्पीड में हुई है, हाइट क्या है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे और फिर हम डिटेल में एक एक चीज़ को ज़रूर पढ़ेंगे, ये भी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि ये हाइट का मेजरमेंट है, ये हाइट है, धरातल से ऊपर जाने पर ये ऊंचाई को हम मान रहे हैं कि ये ऊंचाई की तरफ है, ये इधर को हाइट बढ़ रही है। तो जो गैसियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है यानी जो वर्षण का गैसीय रूप है,
ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं पाया जाता है, ये हमेशा धरातल के निकट ही पाया जाएगा। मान लेते हैं कि ये एक हाइट है जो धरातल के निकट है, ये धरातल है, तो गैसीय वर्षण है वो धरातल के निकट ही पाया जाएगा। यहाँ पर होगा गैसीय वर्षण। क्यों? क्योंकि गैसीय वर्षण होने के लिए संघनन की दर धीमी होती है, यानी कि जब वायु को बहुत ज़्यादा ठंडा न किया जाए, धीमे धीमे कुछ ठंडक उसे मिले, तो गैसीय रूप में वर्षा होती है। यानी कि जो उसके अंदर नमी है वह छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी जल की बूंदों में तब्दील हो जाती है। वो बूंदें इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती हैं कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वो नीचे आ सकें धरातल पर। तो वो क्या होती हैं, वो छोटे छोटे बादल के जैसे बन करके एक झुंड के रूप में और तैरती रहती हवा में, तो उसे गैसीय वर्षण कहते हैं। वर्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जलवाष्प है वो द्रव में तब्दील हो गई, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी, अब भी फ्लोट कर रही है, तैर रही है, इसीलिए उसे गैसीय कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रकार का वर्षण आपको देखने को मिलता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो एक है ओस। ओस कहा जाता है इसे, ड्यू, ओस। आने वाले चैप्टर्स में हम ओस, कोहरा, स्मग, धुंध डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं, क्या कंडीशंस हैं, और इस पे आपको लिखने के लिए भी आंसर आ सकता है और प्री में तो पूछे ही जा सकते हैं। तो ओस जो है वो यहीं बनती है, धरातल के निकट ही आपको ओस देखने को मिलेगी, सबसे नीचे। जब आप देखते हैं कि रात जब होती है, सुबह के टाइम आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर या ज़मीन पर जो है आपको जल की बूंदें दिखाई पड़ती हैं, जिनको आप ओस कहते हैं। तो वो ओस जो है वो वर्षण का एक प्रकार है जो धरातल के निकट होता है। ये कैसे होता है, किस कंडीशंस में ये ओस बनती है, इन पर हम डिटेल क्लास करेंगे आपकी। तो एक चीज़ आपने देखा ओस जो सबसे निकट होगा धरातल के। इसके बाद आप देखते हैं कोहरा। कोहरा में क्या होता है, कोहरा में जब संघनन की प्रक्रिया होती है और वायु की जो जलवाष्प है वो बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में तब्दील होती है, जो कि 0.05 mm, 0.5 mm से छोटी बूंदें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं, और वो इतनी बड़ी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वो नीचे गिर सकें। तो वो सब तैरने लगती हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस जो वर्षण है, जो एक धुंध, बहुत सघन धुंध छा जाती है, उसे हम कोहरा कहते हैं, फॉग कहते हैं। फॉग कई प्रकार से बनता है, जैसे अंतर वायु राशि का यानी इंट्रा एयर मास का, और सीमांत यानी फ्रंटल, यानी कि हवा है कहीं पर, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर कोहरा बन सकता है किसी भी हवा में। और एक जो होती है गर्म और ठंडी हवा के मिलने से भी कोहरा बनता है। तो इन दोनों प्रकार के फॉग को हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशंस में, किस जगह पर कैसे कोहरे का निर्माण होगा, तो वो हम पढ़ेंगे कोहरा के विषय में। कोहरा जो है वो कुछ ऊंचाई पर होता है, ओस तो बहुत धरातल के निकट होती है, कोहरा उससे कुछ ऊंचाई पर होता है। ये जो स्मग है, स्मग को भी हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। स्मग का मतलब होता है फॉग और स्मोक का मिश्रण। इसमें जो है, इसमें फॉग भी होता है यानी कोहरा भी होता है, प्लस स्मोक भी होता है। ये जो है शहरी क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे महानगर में बहुत सारा धुआं होता है, और जब कोहरा पड़ने की स्थितियाँ बनती हैं तो धुआं और कोहरा मिक्स हो जाता है, तो उस मिश्रण को कहा जाता है फॉग, स्मग। स्मग की विजिबिलिटी बहुत कम होती है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। एक चीज़ आप देखेंगे, फोटोकेमिकल स्मग। अब यही स्मग में जब फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाए, यानी सूर्य की किरणें आए और इसी स्मग के अंदर प्रवेश हो जाती हैं, तो सूर्य की किरणें चूँकि विकिरण है, वो जो है धुएँ और फॉग के साथ रिएक्शन कर देता है, जिससे केमिकल रिएक्शन से जहरीला कोहरा बन जाता है, जिसको फोटोकेमिकल स्मग कहा जाता है। ये भी महानगरों में, बड़े बड़े महानगरों के चौराहों पर आपको देखने को मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसको भी हम देखेंगे। ये सब गैसेस स्टेट में हैं। एक चीज़ और आप पढ़ोगे, धुंध। धुंध जो है वो कोहरे का ही एक धुंधला रूप है,
इसकी विजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, यानी लगभग 2 किलोमीटर तक तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो ये कोहरे से हल्का होता है, इसको धुंध कहा जाता है, मिस्ट कहा जाता है। ये कैसे बनता है, किन कंडीशंस में, इनको हम पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा क्लास होगा नेक्स्ट, वो होगा गैसियस फॉर्म में जितने भी ये वर्षण हैं, ओस, कोहरा, स्मग और धुंध, इनका पूरा एक कंबाइंड क्लास होगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनती हैं चीज़ें, क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये सब धरातल के निकट होता है। इसके बाद जो सबसे मेन टाइप होता है प्रेसिपिटेशन का, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, द्रव के रूप में। अब अगर आपने वर्षण के पिछले चैप्टर्स को पढ़ा है, कंडेंसेशन के जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया वगैरह है, बादल कितनी ऊंचाई पे कैसे बनते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हवा ऊपर जाएगी तो वो ठंडी होगी। लिक्विड फॉर्म में आने के लिए कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। जब जल वाष्प को इतनी कूलिंग मिल जाती है, यानी इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि वह द्रव में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ये वर्षण होता है, जिसको रेनफॉल कहते हैं, यानी जल के रूप में बारिश होना, इसको रेनफॉल कहा जाता है। तो ये आपको मिलेगा इससे ऊंचाई पर, यहाँ पर होगा आपका लिक्विड यानी द्रव वर्षण, इसको कहते हैं रेनफॉल। ये आपको इससे ऊंचाई पर मिलेगा। अब ये भी कई तरीके से होता है। जो पानी वाली वर्षा है, जिसको रेनफॉल कहते हैं, ये कई कारणों से होती है। देखिए, वर्षण होने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि वाष्पीकरण हो, यानी कि हवा में नमी होना ज़रूरी है। जब हवा में नमी होगी और हवा आदि ऊपर जाएगी तो वो ठंडी होगी। हवा ठंडी होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जैसे जैसे हवा को ठंडा किया जाता है, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जो वायु की जलवाष्प है वो संघनित होकर द्रव बनना शुरू हो जाती है, और वही द्रव की बूंदें जो हैं जब बड़ी हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम रेनफॉल कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रकार हैं जो आपको पढ़ने हैं, उन पे देखें। सबसे पहले क्या क्या आपको पढ़ना होगा इसमें हम पर्वतीय वर्षा की बात करेंगे। पर्वतीय वर्षा का मतलब है कि कोई पर्वत है, पर्वत से टकरा करके हवा ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, संघनन होगा और बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जा कर के बारिश स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जितनी भी नमी है वो जल के रूप में बरस जाएगी। इसके बाद में हवा पर्वत के दूसरे किनारे पर जा कर के उतरेगी, तब ये ड्राई हो जाएगी, यानी इसके अंदर कोई नमी नहीं रह जाएगी। इसीलिए क्या होगा, नो रेन होगा, कोई वर्षा नहीं होगी, और इधर रेन होगी। यानी जो पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा में एक तरफ रेन होती है और पर्वत के दूसरी तरफ रेन नहीं होती है। तो जिधर वर्षा होती है उधर तो अच्छी बात है, और जिधर वर्षा नहीं होती है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, यानी रेन शैडो जोन कहा जाता है। तो इसको हम समझेंगे। इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा, यानी पर्वत की वजह से वर्षा। देखो, वर्षा होने के लिए बस एक ही कंडीशन है जो हमने बताया। इसमें कोई भी वर्षा, किसी भी प्रकार की जो प्रेसिपिटेशन है, उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है संघनन का होना, कंडेंसेशन का होना। कंडेंसेशन में जो भी जलवाष्प हवा में है वह ठंडी होकर के द्रव में बदल जाएगी, और बहुत ज़्यादा अगर ठंडी हो गई, हिमांक से नीचे टेम्परेचर चला गया, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, तो आइस बन जाएगी, यानी ठोस वाला वर्षा शुरू हो जाएगी। अगर छोटी छोटी जल की बूंदें बनी, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाया, छोटी छोटी जल की बूंदें बनी, तो कोहरा वगैरह होगा। अगर बड़ी बड़ी जल की बूंदें बन जाएंगी तो रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, और यदि वही जल की बूंदें जम करके आइस के टुकड़े बन गए तो आपका ये ओलावृष्टि वगैरह यानी ठोस वाली वर्षा शुरू हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ कंडेंसेशन होना चाहिए, और कंडेंसेशन तभी होगा जब टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन होने के लिए हवा का ऊपर जाना सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
तो ऊपर जाने के लिए पर्वत एक कारण हो सकता है। जब हवा पर्वत से टकराती है तो वो ऊपर जाने लगती है और वर्षा शुरू हो जाएगी। एक दूसरा कारण भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्वत से ही टकरा के हवा ऊपर जाए। कन्वेक्शनल करंट भी बन सकती है, यानी संवहनी वर्षा। ये कैसे होती है? इसमें पर्वत वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इस वर्षा में पर्वत का होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें अपने आप ही हवा ऊपर जाती है। ये अक्सर उन क्षेत्रों में होता है, जैसे ये अर्थ है तो इसका जो विषुवत रेखा है, विषुवत 0 डिग्री, इस लाइन पे आपको पता है कि यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य जो है वर्ष भर यहाँ पर लंबवत रहता है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खास करके विषुवतीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पर हवा गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ अपने आप जाने लगती है। किसी पर्वत या किसी अन्य माध्यम की ज़रूरत नहीं है। जब हवा ऊपर की तरफ चलने लगती है तो उसको करंट कहा जाता है, धारा कहता है। तो संवहन वर्षा वो है जो संवहनीय धाराओं की वजह से होती है, इसमें पर्वत का कोई रोल नहीं है। तो जब ये संवहनी तरंगों के रूप में हवा ऊपर जाने लगती है तो बस आगे वही प्रक्रिया है, ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो संघनन होगा, संघनन होगा तो वातर जो है पानी बनेगा जलवाष्प से, और वो पानी बरसना शुरू हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो ये हो गई संवहनी वर्षा। अब एक आप टाइप पढ़ोगे चक्रवाती वर्षा, यानी पर्वत भी नहीं है, कन्वेक्शनल करंट भी नहीं है। ये जो संवहनी वर्षा है वो अक्सर विषुवत रेखीय प्रदेशों में ही होती है, और ये अक्सर दोपहर के बाद होती है, क्योंकि दोपहर तक खूब टेम्परेचर बढ़ता है, हवा गर्म होती है, ऊपर जाती है और वर्षा करती है। लगभग डेली विषुवत रेखीय प्रदेशों में रोज़ ही वर्षा होती है। जैसे ब्राज़ील के आप देखते हैं वर्षा वन, सदाबहार वर्षा वन जो है अमेज़न घाटी के, तो वहाँ बहुत वर्षा होती है, लगभग रोज़ वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा, चक्रवात जो है, चक्रवात ठंडी और गर्म जो हवाएं होती हैं उनके मिलने से उत्पन्न होता है। 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, और टेम्परेट जो रीजन्स हैं वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। तो चक्रवात जो होते हैं उसमें हवा गोल घूमती है। इसमें इस तरह से होता है, देखिए इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ। जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात में बीच में लो प्रेशर बनता है, यानी कि लो प्रेशर बनता है, और इसके चारों तरफ हाई प्रेशर की हवा होती है, हाई प्रेशर जो घूमने लगती है इसके चारों तरफ। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये निर्भर करता है पृथ्वी के घूर्णन पर, यानी कि आप किस गोलार्ध में हैं। आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो वहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमती हैं, और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं तो वहाँ पे क्लॉकवाइज हवाएं घूमती हैं चक्रवात में। तो चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों दिशा में हो सकते हैं, ये गोलार्ध पे निर्भर करता है। कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब डिटेल में पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं किसी टॉपिक में, सिर्फ आप पहले समझें। चक्रवात की वजह से जो बारिश होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। इसको फ्रंटल रेनफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग टेम्परेचर की हवाओं के फ्रंट बनते हैं। एक आप पढ़ोगे तड़ित झंझा, जिसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म, पहले तो ये समझे थंडर स्टॉर्म है क्या। कभी कभी आपने बारिश देखा होगा जो बहुत तेज़ बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना, जिसमें बिजली गिरती है, बादल गरजते हैं, बहुत तेज़ गड़गड़ाहट होती है और बहुत तेज़ वर्षा होती है जिससे बादल फट गया हो, तो उसको कहते हैं तड़ित झंझा। ये ज़्यादा घनघोर बारिश भी करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली भी इसमें चमकती है, बिजली गिरने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और बादलों की गड़गड़ाहट बहुत होती है। इसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। चक्रवात और थंडर स्टॉर्म में अंतर है। चक्रवात में हवाएं गोल घूमती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो तड़ित झंझा है इसमें वर्टिकल रूप से हवाएं चलती हैं। जब हम बादल आपको पढ़ा रहे थे तो एक बादल हमने आपको पढ़ाया था जो लंबवत बनता है इस तरीके से, जिसको कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस, कपासी निम्बस, कपासी वर्षा बादल। तो उसमें
अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट होता है, यानी हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और नीचे की तरफ वापस आती हैं, तब होता है तड़ित झंझा। इंडिया के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे मानसून को, यानी इस वर्षा को जब हम पढ़ेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंस के दृष्टिकोण से और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मानसून को हम पढ़ेंगे। मानसूनी वर्षा किस तरीके से होती है भारत के संदर्भ में, तो इस टॉपिक को भी हमें पूरा इस पर कई क्लासेज होंगी, पूरा वेरी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में इसमें मेंस में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं मानसून को लेकर के। और फिर आर्टिफिशियल रेन को हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम रूप से बिना प्राकृतिक कारण के हम कैसे वर्षा करा देते हैं आज के विज्ञान के युग में, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अब तीसरे टाइप का बात करते हैं, जो है ठोस, सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेशन होना। जो ठोस वर्षण होता है, सॉलिड प्रेसिपिटेशन होता है, वो और ज़्यादा ऊंचाई से होता है। ये ठोस वर्षण जो है वो और ज़्यादा ऊंचाई से हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हवा में संघनन की क्रिया होगी, जब भी संघनन होगा तो वो दो कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि संघनन हिमांक के तापमान से पहले हो। हिमांक तापमान क्या होता है? देखिए, हिमांक जो होता है, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक वो तापमान होता है जब जल जो है वो बर्फ़ में तब्दील होता है, वो तापमान है। तो यदि उस तापमान तक टेम्परेचर गिर गया है तो फिर आइस बनेगी, और अगर अभी उतना तापमान नहीं गिरा है तो फिर बनेगी जो है वाटर। तो वाटर तो हम समझ ही गए, रेनफॉल। लेकिन अगर और ज़्यादा हवा ऊपर गई तो टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो हिमांक से नीचे जब संघनन होगा तो दो चीज़ें बन सकती हैं, स्नो बन सकती है या फिर आइस बन सकती है। स्नो और आइस में क्या फ़र्क है, सबसे पहले इसे समझ लें, क्योंकि दोनों ही चीज़ों की वर्षा होती है। जब स्नो बरसता है तो उसे हिमपात कहा जाता है, स्नोफॉल, और जब आइस के टुकड़े बरसने लगते हैं तो उसे ओलावृष्टि कहते हैं। तो पहले दोनों का अंतर समझ लें, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, स्नो क्या है। जब आप जम्मू कश्मीर या स्विट्ज़रलैंड या कई फॉरेन के बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि धुनी हुई रुई के जैसे बर्फ़ गिर रही है। जो बर्फ़ होती है वो ठोस चट्टानी टुकड़ों के समान नहीं है। इस तरह से ठोस चट्टानी टुकड़े जो होते हैं बर्फ़ के, उसको कहा जाता है आइस, बर्फ़ का टुकड़ा। तो ये तो तब बनेगा जब टेम्परेचर ज़्यादा गिरेगा तो ठोस रूप में जल आ जाएगा और वो बरसेगा, उसे ओलावृष्टि कहा जाता है। हवा जा रही है ऊपर की तरफ और वो इतनी तेज़ गति से ऊपर जा रही है कि वो हिमांक से भी नीचे टेम्परेचर पहुंच गया। जब जब हवा ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर गिरेगा तो जो जलवाष्प है वो जल में कन्वर्ट हो जाएगी। जल में कन्वर्ट होगी तो रेनफॉल होगा। लेकिन और ज़्यादा हवा ऊपर गई, टेम्परेचर और ज़्यादा नीचे जाएगा तो क्या होगा, जल की बूंदें बर्फ़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब शुरुआत में बर्फ़ बनती है तो बिल्कुल आइस में नहीं कन्वर्ट हो जाती है, यानी बिल्कुल ठोस में नहीं कन्वर्ट होती है। वो मुलायम धुनी हुई रुई के समान होती है, जिसको स्नो कहा जाता है। तो स्नो जो आइस है, जो बर्फ़ है, दोनों को हिंदी में बर्फ़ ही कहा जाता है, लेकिन वो धुनी हुई रुई के समान मुलायम होती है और ये गिरने से चोट नहीं लगती है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि आइस गिर रही है और नीचे जो है हीरो वगैरह अपना क्रीड़ा खेल करते रहते हैं, एक दूसरे को वही स्नो उठा के गोला बना के मारते रहते हैं, चोट नहीं लगती उससे। और वो बर्फ़ जो है रुई के धुने हुए रुई समान फैली रहती है धरातल पे। तो उस प्रकार का जो बर्फ़ है वो गिरता है तो उसे कहते हैं हिमपात, स्नोफॉल। यदि टेम्परेचर और ज़्यादा फॉल हुआ तो फिर आइस के टुकड़े बनने लगते हैं, बर्फ़ के गोले बनने लगते हैं, और ये ठोस बर्फ़ जब नीचे आती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से तो उसे हेल फॉल, हेल वृष्टि यानी ओलावृष्टि कहा जाता है। ये कहावत आपने सुनी होगी, सर मुड़ाते ओले पड़ना, यानी कि जैसे ही आपने कोई कार्य प्रारंभ किया मुसीबत आ गई। तो ओलावृष्टि है वो। दोनों में आप अंतर समझ गए, दोनों ही बर्फ़बारी ही हैं, बर्फ़ गिरती है, लेकिन एक थोड़ा मुलायम रूप में और एक चट्टानी टुकड़ों के समान। एक होता है सहिम।
सहिम यानी हिम के साथ जल दोनों होता है, इसको अंग्रेजी में स्लीट कहा जाता है। ये तब होता है जब उस जगह पे जहाँ संघनन की प्रक्रिया चल रही है, ऊपर जलवाष्प जल में या हिम में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पे अस्थिरता आ जाती है। क्योंकि जहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होगी वहाँ पर वायु से ऊर्जा भी मुक्त होगी, नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ भी आ रही है, ऊपर जो जल बन रहा है, जो बर्फ़ बन रहा है वो नीचे भी आ रहा है, यानी सब काफ़ी मिक्सचर हो जाता है। वहाँ पे हवा ऊपर धकेल रही है, बर्फ़ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ रही है, नीचे वाली हवा इतने वेग से तेज़ में है कि वो उसको ढकेल के फिर ऊपर ले जाती है। हवा ऊपर बनी, ऊपर बर्फ़ के टुकड़े बने, वो नीचे आने लगे, नीचे आके थोड़ा वो द्रवीभूत हो जाएंगे, थोड़ा जल भी बन जाएगा उसमें, थोड़ी बर्फ़ भी होगी, और फिर नीचे से जो हवा इतने वेग से जा रही है, इतने वेग से जा रही है कि वो इस सब मटेरियल को धकेल के फिर ऊपर ले जाती है, और ऊपर वो फिर जम करके और बड़े बड़े हिम के टुकड़े बन जाते हैं। फिर वो नीचे आते हैं और कुछ टुकड़े गल जाते हैं जिससे जल भी बनता है, और कुछ छोटे टुकड़े भी रह जाते हैं, और ये सारा मिक्सचर जब नीचे आता है तो उसे स्लीट कहा जाता है। यानी कि इसमें आइस के टुकड़े भी होते हैं और वाटर यानी रेन भी होता है। तो जब कभी ओलावृष्टि और रेनफॉल एक साथ होने लगता है, आपने ऐसा देखा होगा कि बर्फ़ भी गिर रही है और पानी भी बरस रहा है साथ में ही, तो उसे कहते हैं स्लीट हो रहा है, यानी सहिम हो रहा है। तो तीनों प्रकार से प्रेसिपिटेशन होता है। तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझी कि प्रेसिपिटेशन का सीधा सा मतलब है, जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रेसिपिटेशन क्या है, तो आपका सीधा उत्तर होगा कि हवा में जो जलवाष्प होती हैं, जब वह जलवाष्प संघनन के कारण द्रव में तब्दील हो जाए या फिर ठोस में तब्दील हो जाए और वह नीचे गिरने लगे, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन अपने कंडीशंस की वजह से 3 रूपों में जाना जाता है। अगर जलवाष्प जो संघनन की वजह से जल की बूंदों में कन्वर्ट हो रही है, वो जल की बूंदें बहुत छोटी हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर नहीं पाती हैं, वायुमंडल में ही तैरने लगती हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से कोहरा बनता है, धुंध बनता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर धरातल के बहुत निकट ही कंडेंसेशन होता है तो ओस बनती है। तो इसको गैसियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। यदि कंडेंसेशन के लिए अच्छी दशाएं हैं, यानी टेम्परेचर अच्छे से फॉल हो गया, तो जल की बड़ी बड़ी बूंदें बनती हैं। तो इस वजह से होता है रेनफॉल, वर्षा, यानी द्रव के रूप में वर्षा। अब ये कई कारणों से होता है, पर्वत की वजह से, संवहन तरंगों की वजह से, चक्रवात की वजह से। इन सब कारणों और परिस्थितियों के आधार पे इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कंडेंसेशन और तीव्र गति से होता है, यानी हिमांक के तापमान से भी नीचे जा कर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तापमान, या उससे नीचे तापमान पहुंच गया माइनस में, तो फिर क्या बनेगा? स्नो बनेगी या बर्फ़ के टुकड़े बनेंगे, हेल्स बनेंगे, और ये जब बरसेंगे तो स्नोफॉल या हेलफॉल होगा। और अगर वाटर और ये जो हेल हैं साथ में बरसते हैं तो उसे हम सहिम कहते हैं, स्लीट कहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपने सुनी होगी, पाला, फॉस्ट। तो पाला जो है वो अलग चीज़ है, वो प्रेसिपिटेशन का टाइप नहीं है, लेकिन पाला को भी हम पढ़ लेंगे इसी के साथ मिला करके। तो फ्रेंड्स, अगली क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम गैसियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में ओस, कोहरा, स्मग और धुंध को एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे की क्लासेस पे चलेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।